नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @UPSI बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके एक तो 40 की क्विज चल रही है, प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया। यहाँ पे फ्री क्विज पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए, मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं मूल विधि से रिलेटेड। जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों यूपीएसआई के लिए हम लोग क्विज के वीडियोस लगातार देख रहे थे और पिछले वाले में हमने 40 प्रश्नों को देखा था। उसके आगे की जो श्रृंखला है उसे शुरू करते हैं। परीक्षा में बहुत कम दिन, मतलब गिने चुने घंटे शेष रह गए हैं, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम की डेट क्या है, लेकिन जो शुरुआत है, आगाज़ है, वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसे। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता बड़ा ही रहस्यमयी और रोमांटिक और सस्पेंस से भरा हुआ उपन्यास है। इसमें अय्यारी और जो जासूसी है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देती है। हालांकि मोटे तौर पे प्रेम कथा है, चंद्रकांता और एक राजकुमार की प्रेम कथा है। राजकुमार का नाम जरा बताइएगा क्या था। अब इसमें आप बताइए कि लेखक का नाम क्या है। राजकुमार का नाम तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ लेखक का नाम आपको चुनना है। तो बाबू देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। बहुत ही रहस्यमयी उपन्यास उन्होंने लिखा है, इस पर सीरियल भी बन चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 में कहा गया कि लिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। लिखित नहीं, निम्नलिखित होना चाहिए था, मतलब नीचे लिखा हुआ। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल में होता है, समुद्र तट के किनारे पर। और कुचिपुड़ी जो है ये तमिलनाडु का है, जबकि कथकली जो है वो केरल का है। तो बाकी सब तो ठीक है इसमें, लेकिन गलत कौन सा है? गलत है सी वाला, कुचिपुड़ी तमिलनाडु में कहाँ से पहुंच गया। इसके बाद 43 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में, तो पूरी उड़ीसा वाला क्षेत्र है। और कहाँ रहेगा, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर, रथ यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष। जगन्नाथ जी मतलब भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण आप समझ लीजिए, और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम, ये तीनों जने वहां पर रहते हैं और उन्हें रथ पर बैठाकर यात्रा के लिए निकाला जाता है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद 44 को देखिए। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो अरबों की सिंध विजय वाला पूरा जो प्रकरण है या प्रक्रम है उसे आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आप ये देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है वो तो सफल आक्रमण था, ठीक है, 712 में होता है। लेकिन उससे पहले से ही हमले के प्रयास लगातार होते हैं। और भारत की सरहद पे जो पहला एक प्रभावशाली हमला था वो 711 में होता है। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिलती। सफलता कब मिलती है? 712 में मिलती है। तो यहाँ जो डेट है ना वो 711 होगी। यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि सफल आक्रमण, यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है कि पहला आक्रमण, तो वो 711। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखिएगा। इसमें से कौन सा गलत है। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी, यानी थियोसॉफिस्ट थी। ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक विचारधारा है। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो मद्रास में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। गुजरात में तो हुआ ही था, लेकिन गांधीनगर में हुआ था, ऐसा दिया हुआ है। आप बताएं कि इसमें से गलत क्या है। तो गलत गांधी जी वाला है। इनका जन्म गांधीनगर में कहाँ से होगा? आप जानते ही हैं, पोरबंदर नाम का जो स्थान था वहां पे हुआ था, वो गांधीनगर तो है नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी ही चली गई है। तो ये कौन कहेगा जिसे रोशनी देने का काम गांधी जी के द्वारा किया गया। मतलब जवाहरलाल नेहरू एक सीधे साधे वकालत पढ़े हुए नौजवान थे और उनको राजनीति में उतारने वाले और राजनीति की ABCD सिखाने वाले गांधी जी थे। तो वही ऐसा कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कथन था वो किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। नीचे वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब ये पूछना बेकार है कि किसने कहा था, ठीक है।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो पूछना इसीलिए बेकार था। अब यहाँ ये पूछा गया है, प्रश्न ये नहीं है कि किसने कहा था, प्रश्न ये है कि कब दिया था। बोला तो था बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें कि लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई जब वो जेल गए थे अपने समाचार पत्र के चलते। ठीक, तो बताइए कि ये कब कहा गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे वो चाहिए ही, या 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था वहां पर उन्होंने कहा था, या फिर सूरत अधिवेशन था, या इसमें से कुछ नहीं था। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। मतलब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है वहां पे बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के शीर्ष नेता थे, तो इन्होंने ये घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो कलकत्ता, यानी बंगाल का जो मेन पॉइंट था, कलकत्ता एक पूरा शहर जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही बसाया गया था, कुछ छोटे छोटे गांवों को जोड़कर, और यही मुख्य राजधानी के तौर पे केंद्र बना हुआ था। बाद में दिल्ली ट्रांसफर होती है तो यहाँ कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में पहले शक्ति का केंद्र हुआ करता था, फिर वहां से शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। इसके बाद 49 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि फसलों के आधार पर जो बेमेल है बताइए। तो धान, ज्वार, मक्का और गेहूं, आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑड ऑप्शन है। और 50 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। बाकी जितने हैं यहाँ आप देखें, बाकी जितने हैं वो खरीफ की फसलें हैं। ठीक, लेकिन गेहूं जो आप देख रहे हैं ये रबी की फसल है। ये अक्टूबर और जो नवंबर का सीजन है इसमें बोया जाता है। सितंबर से ही कुछ लोग बोना शुरू कर देते हैं जब धान का खेत खाली हो जाए, और उसके बाद इसकी कटाई का जो सीजन है वो मार्च अप्रैल वाला होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 51 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, मतलब किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ऐसे पूछा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या गुजरात है, या फिर तमिलनाडु है। तो ये तो आप जानते हैं, कौन सा होगा इसका। गुजरात हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा तुलनात्मक रूप से बाकी राज्यों के सबसे लंबी। 50वें को देखिए, 50वां यहाँ पर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर है। तो पृथ्वी पर है, कोई ऐसा समुद्र है, या फिर सूर्य पर ऐसा कोई महासागर खुद गया है, या बृहस्पति पर है, या चंद्रमा पर है, आप बताइए। तो ये चंद्रमा पर है, ये जो लोकेशन दी हुई है ना ये असल में चंद्रमा पे है। नेक्स्ट, वर्ष भर रात और दिन लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं। कहाँ पर। तो इक्वेटर पर होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है पूरे वर्ष भर वहां पे। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात लगभग एकदम इक्वल होता है। तो यहाँ भूमध्य रेखा हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के लगभग एकदम बीच से होकर गुजरती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 52 में कहा गया कि सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो भूकंप की जो तरंगों की तीव्रता होती है उसको रिकॉर्ड करता है। तो ऊपर वाला सही है इसका, भूकंप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन कौन रिकॉर्ड करता है। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर नाम का जो यंत्र होता है, रक्त दाब को नापने वाला यंत्र, वही करता है। और धड़कन अगर सुननी हो तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, मतलब पीसा की जो झुकती हुई मीनार है, झुकी हुई नहीं बल्कि झुकती हुई, क्योंकि वो अभी भी झुक रही है, और उसके नीचे फिर फिलिंग की जा रही है, यानी मसाला भरा जा रहा है कि भाई गिरो मत। लेकिन उसके जो सेंटर से होकर गुजरने वाली गुरुत्व केंद्र की रेखा है वो अब पार निकल रही है और उसके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। कभी न कभी गिरेगी, ये तो तय बात है, लेकिन उसको भरसक रोका जा रहा है। तो ये झुकी हुई मीनार जो कि अजूबों में शामिल है, ये कहाँ पर है आप बताइए। तो इसकी लोकेशन फिर क्या होगी, इटली हो जाएगी। ऐसे अजूबे इटली में आपको जैसे कोलेजियम है या यही है, ये सब दिखाई देते हैं। तो ऊपर वाला सही है, इटली। इसके बाद 54 को देखिए। एलिसी पैलेस, एलिसी पैलेस जो है ये कहाँ पर है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, इटली में है, या फिर स्पेन में है। और 54 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा फ्रांस। एलिसी पैलेस कहाँ पे है, फ्रांस में है। नेक्स्ट, मक्का कहाँ पर है। अब ये मक्का खाने वाला मक्का नहीं है, तीर्थ स्थान है, ठीक है, इस्लामिक तीर्थ स्थान है। तो आप बताइए कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है। सीरिया में है, ईरान में है, इराक में है, या फिर सऊदी अरब में। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये सऊदी अरब में, लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में पवित्र तीर्थ स्थल है इस्लामिक। इसके बाद 56 को देखें। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है। तो साल, सागौन, सखुआ, ये सब आप सुनते हैं। अब इसमें से आप बताइए कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कागज में होता है, माचिस में होता है, कत्था बनाने में होता है, या रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं उनको बनाने के लिए होता है, इतना मजबूत होता है। तो साल की लकड़ी मजबूत तो होती है बेशक। अब इसमें से आप बताइए, तो डी वाला ही होगा, जहां ज्यादा मजबूती का काम होगा। और ज्यादा मजबूती का काम कहाँ पे है, रेलवे के स्लीपर बनाने में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, मतलब कितना संख्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी कि जो कार्यवाही है उसको शुरू रखा जाए। कोरम का मतलब यही होता है, गणपूर्ति इसको कहा जाता है। तो ये 1/3 होता है, मतलब कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए, तभी जाकर सदन की जो कार्यवाही है वो चल सकती है। या 1/5 होना चाहिए, 1/8 या 1/10, बताइए इसमें से कौन सा। और 57 का जो डी वाला है वो सही है, 1/10वां तो होना ही चाहिए, मतलब जितनी सदस्य संख्या है उसका 1/10वां हिस्सा प्रेजेंट होना चाहिए।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 58। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसको कहा जाता है? ये किसको संबोधित किया जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है चौथा स्तंभ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये क्या है? प्रेस है, मीडिया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? मतलब कहाँ से ईमेल भेजा गया है ये ट्रेस किया जा सकता है। तो किसी को भी स्पैम और इस तरह की चीज़ें भेजने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, इसमें आपको पकड़े जाने का खतरा पूरा पूरा है। तो ट्रेस किया जा सकता है। ये कैसे लगेगा, मतलब कैसे पता लगाया जाएगा? तो नेटवर्क सर्विस दाता के द्वारा जो आईपी एड्रेस होता है, मतलब दिया गया आईपी एड्रेस होता है, उससे पुलिस आपको ट्रेस कर सकती है, या साइबर कैफे की दुकान पे छापा मार के आपको पकड़ा जा सकता है, या निकटतम पुलिस थाने से पता लगाया जा सकता है, या इसमें से कुछ नहीं है। तो पहला वाला ही सही है, जो आईपी एड्रेस होता है ना उसी से ट्रेस किया जाता है। आईपी एड्रेस आपके ईमेल के साथ रहेगा ही और उसी से पकड़ लेते हैं। इसके बाद 60 को देखते हैं, साइबर अपराध में क्या शामिल है? ये जो आईपीसी के धाराएं हैं और सीआरपीसी की धाराएं हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, नजर मार लीजिएगा। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो धोखाधड़ी होती है वो साइबर अपराध में आती है, साइबर क्राइम में आती है। अच्छा, इस पर एक कंटेंट भी दिया गया है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया गया है, वो हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग है, उसको देख लीजिएगा। वो शॉर्ट नोट है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये टेलीग्राम चैनल जो यूपीएसआई के लिए आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला इसी पर उपलब्ध है। इसको ज्वाइन तो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी समय है, कुछ घंटे में उसको पढ़ा जा सकता है। वो ऐसा नहीं कि एक दिन आपको पूरा लगेगा, उसको पढ़ा तो आपने पहले से ही है, रिवीजन उसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके साथ साथ बहुत सारा कंटेंट पिछले दीपावली के दिन, उसके बाद भी काफ़ी दिन शेयर किया गया है यहीं पर, मतलब टेक्स्ट मैसेज के रूप में है। उसमें आईपीसी की जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, सीआरपीसी की जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसके अलावा एफआईआर क्या होता है, या जो बेसिक पुलिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब वहाँ पर डाली गई। इस टेलीग्राम चैनल में वो सब है, आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको देना नहीं है। यहाँ देखिए साइबर अपराध में क्या शामिल है, तो भाई सभी शामिल हैं, जितना आप देख रहे हैं ना वो सभी शामिल हैं। देखिए 60वां जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी जो अधिकार है उनका हनन करना। ये भी मतलब यहाँ हनन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मतलब अगर इसके क्षेत्र में अपराध किया जा रहा है तो वो भी साइबर क्राइम कहलाएगा। और किसी की एकांतता में खलल डालना, मतलब वो अकेले रहना चाहता है, आप उसको परेशान कर रहे हैं मैसेज भेजकर या किसी माध्यम से, तो वो सब चीजें जो है वो साइबर क्राइम है। क्राइम की परिभाषा जो भी होती है, मतलब क्राइम की परिभाषा कानून की दृष्टि में जो होती है वही यहाँ पर साइबर क्षेत्र में भी चलेगी। बस अंतर यह है कि डिजिटली आपको परेशान किया जा रहा है। इसके बाद 61 को देखिए, कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़छाड़ किस धारा के अधीन दंडनीय बताई गई है? आप बताएं इसमें से धारा कौन सी होगी? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, धारा 65 होगी, ठीक, धारा 65 होगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता है? किसी की पहचान आपने चुरा ली, क्या दंड मिलना चाहिए? तो 62वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 साल का कारावास होगा और भयंकर जुर्माना होगा। इसके बाद साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत होता है? साइबर क्राइम अगर आपने किया है या कोई मामला है तो उसमें अपराध जो आपका है वो मुकर्रर किया जाएगा कौन सी विधि के द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा होगा, या सूचना का अधिकार अधिनियम से होगा, या भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड से होगा, या इसमें से कुछ नहीं, मतलब इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हो सके। तो 63 का ऊपर वाला ही है। देखिए सूचना से रिलेटेड मामला है ना साइबर क्राइम, तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो सन 2000 वाला है वो काम करेगा। इसके बाद 64 को देखिए, किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में ईमेल भेजना जिससे कि उसका पूरा खाता ध्वस्त हो जाए, ये भी एक तरह का अपराध है, ठीक है। इतना आपने भेज दिया कि वो क्रैश हो गया, तो इस तरह की जो कंडीशन है इसको क्या कहा जाता है? ये वेब जैकिंग होती है, ईमेल बमबाजी होती है, मतलब आप बम्बारमेंट कर रहे हैं, ईमेल एक के बाद एक उसके ऊपर फेंकते जा रहे हैं, या फिर ट्रोजन्स कहलाता है, या डाटा डिडलिंग कहलाती है। बताइए इसमें से क्या होता है? ये मजेदार प्रश्न है। और 64 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, ये ईमेल बमबाजी होती है या बम्बारमेंट होती है, मतलब आप एकदम से गोले दाग रहे हैं, ईमेल के गोले दाग रहे हैं और उसका जो अकाउंट है वो क्रैश हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ऐसा तो अभी जब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था आने वाला था तो उसमें आयोग की वेबसाइट के साथ हुआ था, इतने लोगों ने एक साथ सर्च करना शुरू कर दिया कि वो क्रैश हो गई, फिर कुछ समय तक जाम रही, फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इसके बाद 65 को देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में कुल कितनी धाराएं वर्णित हैं आपको बताना है, और यहाँ पर 94 है, 100 है, 118 है और 154 है। बताइए कितनी धाराएं हैं? यहाँ पर है 2000 का जो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसके बारे में। और 65 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 94, ठीक है 94। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 को देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ धारा नहीं पूछी जा रही है, अनुसूचियां पूछी जा रही है, तो इसका डी हो जाएगा। डी दिख ही नहीं रहा है, यहाँ 10 होगा, ठीक है 10 होगा, 10 अनुसूचियां होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की किस धारा में गोपनीयता और एकांतता को भंग करने के लिए दंड वर्गीकृत है या उसका वर्णन किया गया है?
ये कौन सा है, मतलब कौन सी धारा है आपको असल में ये बताना है। तो धारा 62 है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की, या फिर धारा 72 है, या फिर धारा 74 है, या धारा 75 है, देखकर बताइए। और 67 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा धारा 75 यानी डी वाला सही, 75 याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये धाराएं एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी चैनल पर उपलब्ध है जानकारी, कहीं और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप आईपीसी पढ़ेंगे ना तो पूरी पोथी है, वो खत्म ही नहीं होगी, मतलब पूरा 1 साल लगेगा उसको समझने में। जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उसको संक्षिप्त में यहाँ पर दिया गया है, टेक्स्ट मैसेज है। आप दीपावली के दिन वाली जो डेट है वहां से सर्च करिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद लगातार कंटेंट दिए गए। अब देखिए इसके बाद अगला वाला, इसको हमने देख लिया है। अश्लील पदार्थों का प्रकाशन करना दंडनीय है, ये कहाँ पर कहा गया है, मतलब ये प्रावधान कहाँ पर है आपको बताना है। तो देखिए इसका सी वाला हो जाएगा। सी वाले का मतलब क्या है कि आईपीसी की जो धारा 293 है उसमें भी ये कहा गया है, साथ अगर देखा जाए तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसमें भी ऐसा कहा गया है, उसमें भी ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 67वां, साइबर क्राइम किस सूची का विषय, राज्य सूची का है, संघ सूची का है, संवर्ती का है, या अवशिष्ट का है। तो फिलहाल ये अवशिष्ट का है, ठीक है, अवशिष्ट का विषय है, लेकिन संगीन मुद्दा है। साइबर अपील अधिकरण, इसकी स्थापना कौन करता है। साइबर अपील, जहां पे साइबर क्राइम के लिए अपील की जा सके ऐसा जो ट्रिब्यूनल है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये काम किसका है। और 68, न्याय करने का काम किसका होता है। अच्छा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अधिकरण की, न कि न्यायालय की। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि क्षेत्र एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है, केंद्र सरकार आवश्यक लगेगा तो वही करेगी। इसके बाद देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 कब अधिनियमित हुआ था। तो इसकी जो डेट है 2000, तो आप यहाँ देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि तारीख क्या होगी, लेकिन जो डेट वाइज यहाँ पे मामला है उसको देखने की आवश्यकता है। तो 26 नवंबर को हुआ था, 6 जुलाई को हुआ था, या 9 जुलाई सन 2001 को हुआ था। हम तो 2000 फालतू में देख रहे थे। और इसके बाद 9 जून सन 2000 की तारीख है, तो 69वें का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। 9 जून सन 2000 को ये आता है, मतलब इसका अधिनियमन किया जाता है। नेक्स्ट, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। पीछे आपने यही देखा है अभी। तो 70 का क्या हो जाएगा, 67, मतलब धारा 67 जो है उसके तहत इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, दंड मिलेगा इसके लिए। इसके बाद अगले वाले यानी 71 को देखते हैं। साइबर अपराधों को विनियमित और नियंत्रित करने के उल्लेख संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किन धाराओं में इसका वर्णन प्राप्त होता है। मतलब इसे विनियमित और नियंत्रित करने का जो प्रावधान है वो धारा 5 से 12 तक है, या धारा 25 से 30 तक है, 65 से 78 तक है, या 78 से 88 तक है। कहाँ पर है बताइए। देखिए इसका सी हो जाएगा। 65 से लेकर 78 तक इसका वर्णन हमें दिखाई देता है, ठीक है, 65 से लेकर 78 तक। ये सब आपको थोड़ा रट्टा लगाना था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार होगा। अगर रट नहीं सकते हैं, अभी तक नहीं रट पाए हैं, तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो हो सकता है वहां दिमाग आपको याद दिला दे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार होगा तो पूरे भारत पर होगा, या जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा पूरे भारत पर होगा। तो ऐसा अब तो चल नहीं रहा है, पहले विशेष राज्य का दर्जा था जो कि छीन लिया गया है। और संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भी जो भारत के जितने भी नागरिक हैं, मतलब भारत की नागरिकता वाले लोग हैं, उन पर काम करेगा, या संपूर्ण भारत के सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य और जनजातीय क्षेत्र पर काम करेगा। इसमें अच्छे खासे टर्म दिए हुए हैं, बताइए। तो सी वाला हो जाएगा संपूर्ण भारत पर, और न सिर्फ संपूर्ण भारत पर बल्कि भारत के लोग जहां जहां रह रहे हैं, उसकी नागरिकता वाले लोग जहां रह रहे हैं वहां वहां ये कारगर होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय में किस किस तरह की आय शामिल होती है। पति की आय शामिल होती है, मतलब पति की आय भी उसमें जुड़ेगी अगर पत्नी है तो। अगर पति है तो पत्नी की आय जुड़ेगी। अवयस्क संतानों की जो आमदनी है वो जुड़ती है, या कुछ नहीं जुड़ता है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 73 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, सभी, ये सभी, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, कहां से। सत्र न्यायाधीश के तौर पे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तौर पे, सहायक न्यायाधीश के तौर पे, या सभी। तो 74 का भी डी ही होगा। इसमें जितने इस तरह के होते हैं ना, मतलब सारे सही लगते हैं, तो उसमें डी लगा देना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद 75 को देखिए। जो कोई लोक सेवक आधिकारिक अपराध करेगा, यहाँ अवधार लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहां आप देखें, कहा जा रहा है कि जो कोई लोक सेवक आपराधिक अवधार करेगा तो वह दंडित किया जाएगा। अवधार का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे अवधारणात्मक चीज की बात कही गई है, यानी जो आचरण संगत अपराध होते हैं उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। इसके कई सारे अर्थ होते हैं कानूनी तौर पे, कानूनी जो टर्म होते हैं ना उनमें पेच होता है। अब यहाँ आपको बताना है कि दंड कैसा मिलेगा। 10 साल तक कारावास हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या फिर 4 साल से कम नहीं लेकिन 10 साल तक की कारावास हो सकती है। मतलब 4 साल कम से कम होगी और अधिक से अधिक 10 साल तक हो सकती है। क्या होगा फिर।
तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, जो 4 वर्ष से कम नहीं होगा और 10 साल तक मैक्सिमम जो है वो कारावास हो सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत होता है? तो जांच के लिए अधिकृत इसमें कौन होता है? उपनिरीक्षक होता है, पुलिस उपाधीक्षक होता है, सहायक उपनिरीक्षक होता है, या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी रैंक का वो जांच कर सकता है। तो 76 का बी हो जाएगा, कोई भी जांच नहीं कर सकता, ये तो गैर जिम्मेदारी हुई, पुलिस उपाधीक्षक ही करेगा तो वही करेगा। इसके बाद देखिए 77, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा के तहत अनिवार्य की गई है? मतलब पहले स्वीकृति यानी पहले परमिशन आपको लेनी होगी, ये अनिवार्य किया गया है। तो कौन सी धारा ऐसा कहती है? धारा 19 में कहा गया है, या फिर धारा 23 है, धारा 27 है, या फिर धारा 40 है? क्या होगा इसमें? और 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, धारा 19 है, धारा 19 है। इसके बाद 78 को देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं? तो आर्थिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत है, या फिर सब कुछ है? और 78 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है कि जितने हैं, जितने सिद्धांत हैं वो सब आएंगे, इन सब की तो आवश्यकता है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कि हम छोड़ सके, तो इसलिए डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है? मतलब दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे? डीपीएसपी को देंगे यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको देंगे? तो ज्यादा इसमें माननीय कौन होगा? फिर बताइए, हाँ या कुछ का किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या पता ही नहीं है? तो 79 का बी होगा, कुछ का किया जा सकता है, केवल कुछ का किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी अगर ये नौबत आ जाए कि ढांचे के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ रही है तो वरीयता मूल अधिकारों को दी जाएगी, उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद ही नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 80, कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गायों और बछड़ों की हत्या, मतलब जो गोवंश है उसकी हत्या का प्रतिबंध करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऐसा कहा गया। ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना भी गांधीवादी विचारधारा से ही लिया गया है, दोनों सही है, ऐसा भी कहा गया। दोनों में से कोई सही नहीं है, ऐसा भी कहा गया। आप बताइए। देखिए इसका सी हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों गांधीवादी विचारधारा है और दोनों ही यहाँ शामिल है हमारे डीपीएसपी में। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को हल किया है, और तब तक के लिए नमस्कार।